आज के इस वीडियो में हम आपको थायराइड, अस्थमा और अर्थराइटिस के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको थायराइड के बारे में जानकारी देते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि थायराइड पेशेंट्स को बहुत सारे फिजिकल इशू आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दरअसल हमारे गले में दिखने वाला ये बटरफ्लाई जैसा थायराइड ग्लैंड अगर प्रॉपर वर्क नहीं करता है, यानी कि T3 और T4 नामक हार्मोन्स को रिलीज नहीं करता है, तो हमें बहुत सारे फिजिकल इशू आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे फूड आइटम्स बताएंगे जिन्हें कि अगर आप अवॉइड करें तो आप बहुत सारी प्रॉब्लमों से निजात पा सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट पे आता है गाइट्रोजन प्रोडक्ट्स। 1928 में बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये रिसर्च की कि अगर एक गाइट्रोजन नामक कंपाउंड जो कि बहुत सारी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, अगर इन वेजिटेबल्स को खाना कम किया जाए तो थायराइड ग्लैंड बहुत प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ये क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होती हैं, इनके या तो स्पेक्टल्स को खाया जाता है या बड को खाया जाता है। ये ज़्यादातर सर्दी के मौसम में मिलती हैं, जैसे कि ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज। तो अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप गाइट्रोजन डाइट को लिमिट कर दें या फिर आप इन वेजिटेबल्स को बहुत अच्छे से पका कर खाएं। दूसरे नंबर पर है सोया प्रोडक्ट्स। वैसे तो ये प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स होते हैं, लेकिन जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है उन्हें इनको खाना बहुत ही कम कर देना चाहिए या फिर इन्हें अवॉइड करना चाहिए। आप इसका अल्टरनेटिव ले सकते हैं, जैसे कि आप सोया की जगह पनीर ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप इनकी अल्टरनेटिवली ले सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप सोया प्रोडक्ट्स को बहुत ही ज़्यादा लिमिट से लें या फिर आप उनके अल्टरनेटिव में दूसरी चीज़ें ले सकते हैं। अब तीसरे नंबर पर जो प्रोडक्ट हमारा आ रहा है वो फूड आइटम है प्रोसेस्ड फूड्स। जी हाँ, बिल्कुल, इन प्रोसेस्ड फूड्स के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हर पर्सन को होते हैं, लेकिन जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी फैट होते हैं। और ये जो रिफाइंड शुगर हो गई, इनके अंदर बहुत सारे जो नेगेटिवली इम्पैक्ट होते हैं जो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। तो ये भी हमारे थायराइड ग्लैंड को अच्छे से काम नहीं करने देते। तो अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप प्रोसेस्ड फूड से दूर ही रहें। 4 नंबर पर है एक्सेसिव आयोडीन। जी हाँ, बिल्कुल, वैसे तो पूरी बॉडी के अंदर हार्मोन्स को पहुंचाने का काम आयोडीन ही करता है, लेकिन जिन लोगों की थायराइड कंडीशंस ऐसी हैं कि उन्हें ज़्यादा आयोडीन इनटेक करने के लिए डॉक्टर्स मना करते हैं या फिर उन्हें ज़्यादा आयोडीन लेने से प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें अपनी डाइट के अंदर बैलेंस्ड आयोडीन लेना चाहिए या सप्लीमेंट भी ज़्यादा आयोडीन के नहीं लेने चाहिए। तो जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है उन्हें आयोडीन बहुत ही बैलेंस्ड डाइट के अंदर लेना चाहिए। और 5th नंबर पर है ग्लूटेन। जी हाँ, कुछ थायराइड समस्याएं जैसे कि हॉशिमोटोस थायराइडाइटिस के लोगों को अपने आहार में से ग्लूटेन को कम करने का फायदा हो सकता है। तो इसीलिए आपको इस बात का पता होना चाहिए कि ग्लूटेन की टॉलरेंस और सेंसिटिविटी ऑटो इम्यून थायराइड समस्याओं को बढ़ा सकती है। तो जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है उन्हें ग्लूटेन अपनी डाइट में से बहुत कम कर देना चाहिए। ग्लूटेन बेस्ड चीज़ें जैसे कि ब्रेड वगैरह। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने 6 पॉइंट की तरफ। 6 नंबर पर है स्टोन फ्रूट। तो स्टोन फ्रूट्स को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इनके अंदर एक बहुत ही बड़ा सीड होता है और साइडों से ये पल्प से भरपूर होते हैं। वैसे तो सारे फ्रूट्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये स्टोन फ्रूट्स में से कुछ फ्रूट्स जो है वो गाइट्रोजेनिक होते हैं, जो कि हमें थायराइड के केस में नहीं लेने चाहिए। तो गाइज, आप भी अगर थायराइड से रिलेटेड हैं या आपको थायराइड की समस्या है तो आप स्टोन फ्रूट्स को अपनी डाइट में से बहुत ही लिमिट कर दें या फिर आप उन्हें अवॉइड करें। तो चलिए अब अपने 7 पॉइंट की तरफ चलते हैं। 7 पॉइंट है सारे शुगरी प्रोडक्ट्स, यानी कि जितने भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स वाले प्रोडक्ट हैं, फूड हैं, वो आइटम आपको नहीं लेने चाहिए, जैसे कि पेस्ट्री, कैन जूसेस, सोडा वगैरह। ये सारी चीज़ें भी आपको अपनी डाइट में नहीं शामिल करनी है, क्योंकि इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट शुगर होता है, जो कि ब्लड शुगर लेवल को भी हिलाता है और थायराइड फंक्शन को भी अपसेट कर देता है। तो अगर आपको थायराइड की समस्या है तो आप अपनी डाइट में से इन चीज़ों को
लिमिट कर दें या फिर बिल्कुल ही हटा दें। तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स और फूड आइटम्स थे जिन्हें आप अगर अपनी डाइट में से हटा दें या लिमिट कर देंगे तो आप थायराइड की समस्या से बहुत ही जल्द निजात पा सकते हैं और आपका थायराइड ग्लैंड बहुत अच्छे से काम भी करेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत सारे ऐसे फूड्स बताने वाले हैं जिन्हें कि आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। तो चलिए, सबसे पहले नंबर पे जो फूड है वो है प्रोसेस्ड एंड फ्राइड फूड्स। जी हाँ, बिल्कुल, इनके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में ट्रांस फैट होती है जो कि आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन को बढ़ा देती है, जिससे कि आपके जॉइंट पेन्स हो सकते हैं, बहुत सारी आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो गाइज, अगर आप अर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं तो आपको प्रोसेस्ड एंड फ्राइड फूड से दूरी बना के रखनी चाहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है शुगरी फूड्स एंड बेवरेजेस। अगर हम ज्यादा मीठी चीजें ले रहे हैं और हमें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो ये भी ट्रिगर करती है एक ऐसे कंपाउंड को और एक ऐसे सिग्नली प्रोटीन को, साइटोकाइंस, जो कि इन्फ्लामेशन को बढ़ाने का सिग्नल भी देता है। और अगर ये ज्यादा रिलीज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन बढ़ रही है। तो गाइस, अगर आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो आपको ज्यादा मीठी चीजों से परहेज करना चाहिए। चलिए अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड है फ्राइड कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अंदर ब्रेड, राइस, मीठी पेस्ट्रीज, ये सारी चीजें आ जाती हैं जो कि ब्लड शुगर को बहुत ज्यादा तेज कर देती हैं एकदम से। और इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए अगर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं तो आपको ऐसी चीजों से भी दूरी बना के रखनी चाहिए। अब फोर्थ पॉइंट पे है डेयरी प्रोडक्ट्स। अब डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये हर किसी को खराब नहीं करते, लेकिन जिन लोगों को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और अगर वो डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हैं और उससे उनकी सेंसिटिविटी और इन्फ्लामेशन बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि उनको डेयरी प्रोडक्ट्स भी सूट नहीं कर रहे। तो उन्हें अपनी डाइट में से डेयरी प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा लिमिट कर देना चाहिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है अल्कोहल। अल्कोहल भी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है अगर हम उसे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम के दौरान इनटेक करते हैं। इससे बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है और अगर हम अर्थराइटिस की मेडिसिन को ले रहे हैं तो ये उनके काम में भी बाधा डालता है और मेडिसिन अच्छे से काम नहीं करती हैं तो जॉइंट्स पेन्स होने जाहिर है। तो अगर आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और आप ढेर सारी मेडिसिन भी ले रहे हैं तो आपको अल्कोहल से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, हाई सोडियम फूड्स। अगर ज़्यादा मात्रा में हम सोडियम का इंटेक करते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ों को लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर सोडियम का लेवल बढ़ जाता है और पानी की मात्रा भी शरीर के अंदर बढ़ने के कारण हमारे जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर डलता है और साथ ही इन्फ्लामेशन भी तेज़ हो जाती है, जिससे कि पूरी बॉडी में जॉइंट पेन्स होते हैं, इन्फ्लामेशन होती है, जिससे कि हमें अर्थराइटिस की दिक्कत और ज़्यादा हमारी बढ़ जाती है। तो गाइस, अगर आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो आप ज़्यादा नमक वाली चीज़ों से भी परहेज करें। तो चलिए अब 7 पॉइंट पे चलते हैं, ग्लूटन। ग्लूटन की सेंसिटिविटी भी बहुत सारे पेशेंट्स में पाई जाती है जो कि अर्थराइटिस की प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। तो अगर आपको अर्थराइटिस है और आप ज़्यादा मात्रा में ग्लूटन ले रहे हैं और ग्लूटन खाने से आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है तो आप ग्लूटन से भी परहेज करें। हमारे नेक्स्ट पॉइंट में है कुछ ऐसे वेजिटेबल ऑयल्स जो कि अर्थराइटिस के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, कुछ ऐसे वेजिटेबल ऑयल्स भी होते हैं जो कि ओमेगा 6 फैटी एसिड्स वाले होते हैं जो कि इन्फ्लामेशन को प्रमोट करते हैं। इन्फ्लामेशन को वो हमारी बॉडी के अंदर उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है और हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाले जो कि बैलेंस्ड ऑयल होते हैं वही लेने चाहिए।
तो गाइस, अगर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो आप वेजिटेबल्स ऑयल्स को भी बहुत ध्यान से अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें। तो चलिए 9 नंबर पे चलते हैं, एक्सेसिव कैफीन। अगर आप ज़्यादा मात्रा में चाय या कॉफ़ी लेते हैं तो ये भी आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है अगर आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, क्योंकि अर्थराइटिस यानी कि गठिया, इसके अंदर हम अगर ज़्यादा मात्रा में कैफीन लेते हैं तो ये हमारी नींद को भी डिस्टर्ब कर देता है और साथ ही और भी बहुत सारे ऐसे हेल्थ इशू हमें क्रिएट हो जाते हैं जो कि हमें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम में दिक्कत देते हैं। तो आपको कैफीन भी कम लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है नाइट शेड वेजिटेबल्स। ऐसी वेजिटेबल्स जैसे कि टमाटोज, पोटैटोज, एग प्लांट, पेपर्स, ये भी बहुत सारे अर्थराइटिस के पेशेंट्स को बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन बढ़ा देते हैं, उनको जॉइंट पेन्स होती है। तो आपको जो भी वेजिटेबल्स आप अपने डेली की रूटीन में ले रहे हैं उनमें से आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिन्हें खाने से आपकी बॉडी के अंदर सेंसिटिविटी यानी कि इन्फ्लामेशन बढ़ती है। तो ये थी कुछ ऐसे फूड्स जो कि आपको अर्थराइटिस में नहीं लेने चाहिए। एटमॉस्फेयर में बढ़ रहे पोल्यूशन के कारण अस्थमा के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको अस्थमा के सिम्टम्स क्या होते हैं ये बताने वाले हैं और साथ ही आपको कुछ ऐसी फूड लिस्ट भी देने वाले हैं कि आप अगर अस्थमा के पेशेंट हैं तो आपको कौन से फूड खाने चाहिए और कौन से आपको नहीं खाने चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में इन तीनों टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि अस्थमा के सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहला सिम्टम ये है कि आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, स्पेशली जब आप फिजिकल एक्टिविटी करके हटेंगे तो आपको छोटी छोटी सांस आएगी। इससे भी पता चलता है कि हमारे लंग्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। दूसरा सिम्टम ये है कि आपकी छाती में से सीटी जैसी आवाज़ जनरेट होगी, जो कि लंग्स की प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है। ये भी अस्थमा के सिम्टम्स में एक मेन सिम्टम है। अगला सिम्टम है कि आपको रात के वक्त या सुबह मॉर्निंग में ज़्यादा खांसी हो सकती है। खांसी होने की वजह से आपकी सांस भी फूल सकती है। अगला है चेस्ट में आपको टाइटनेस महसूस होगी, सांस में तंग या दबाव महसूस होगा। ये सारे सिम्टम्स अस्थमा के ही होते हैं। अगला सिम्टम ये है कि आपकी सांस फूलेगी, जिसमें हल्के फिजिकल एक्टिविटी करने पर भी आपको सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स अस्थमा के हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि अब हमें अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है तो हमें कौन सी चीज़ें खानी चाहिए। सबसे पहली है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के अंदर हमें विटामिन सी से भरपूर चीज़ें खानी चाहिए, जिनके अंदर ऑरेंजेस आ जाते हैं, लेमन आ जाते हैं और एक होती है ब्रोकली। इनके अंदर विटामिन सी काफ़ी मात्रा में होता है जो कि हमें अस्थमा की प्रॉब्लम के अंदर बेनिफिट पहुंचाता है। दूसरा फूड आइटम जो है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इनके अंदर साल्मन फिश आ जाती है, फ्लैक्स सीड्स आ जाते हैं और साथ ही इसके अंदर वॉलनट भी शामिल है। अगला जो फूड आइटम है वो है विटामिन डी युक्त आहार, जिसमें के दूध, दही और अंडे आते हैं। तो अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो आप अपनी डेली की रूटीन में दूध, दही और अंडों को शामिल ज़रूर करें। अगला जो फूड आइटम है वो है मैग्नीशियम रिच फूड। इसके अंदर 3 प्रकार के फूड आते हैं। इसके अंदर है स्पिनच, केल एंड सीड्स। ये तीनों ही अस्थमा में काफ़ी फ़ायदा पहुंचाते हैं, तो आप इन्हें अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एंटी इन्फ्लामेटरी फूड, जिनके अंदर टर्मरिक, जिंजर एंड गार्लिक आता है। जी हाँ, बिल्कुल, हल्दी, अदरक और लहसुन ये भी अस्थमा में काफ़ी फ़ायदा पहुंचाते हैं। इन्हें नेचुरल हर्ब भी माना जाता है। अब नेक्स्ट हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ चलेंगे कि कौन कौन सी ऐसी फूड आइटम्स हैं जिन्हें आपको अपनी डाइट में से हटा देना चाहिए या फिर आप उन्हें लिमिट से लें। सबसे पहला है प्रोसेस्ड फूड्स,
दूसरा आ जाता है डेयरी प्रोडक्ट्स एंड तीसरा है सल्फाइड्स युक्त खाना और चौथे नंबर पर है एलर्जी ट्रिगिंग फूड्स और पांचवें पर है प्रिजर्वेटिव्स एंड एडिटिव्स। तो ये सारे फूड्स आइटम हैं जिन्हें आपको अपनी डाइट में अवॉइड करना चाहिए। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कौन सा खाना हमें खाना चाहिए और कौन सी फूड आइटम्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आप अस्थमा के पेशेंट्स हैं तो अपना डाइट प्लान ज़रूर बनाएं। तो आज की इस वीडियो में जो भी फूड आइटम्स हमने आपको खाने के लिए सजेस्ट की हैं, उनमें से अगर आपको किसी से भी एलर्जी हो तो आप उस फूड को अवॉइड करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।